नमस्कार, मैं मणिभूषण, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। इस टॉपिक में हम बात करेंगे इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र की या इम्यून सिस्टम की। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में किस तरीके से डेवलप होती है, किस किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इस पूरे अध्याय को हमने 3 वीडियो के अंदर कवर किया गया, मतलब इसके पूरे अध्याय के 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट के अंदर हम इम्यूनिटी के प्रकार और उसके कार्य करने के तरीके के बारे में स्टडी करेंगे। इम्यूनिटी मानव देह पर त्वचा का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। त्वचा द्वारा मानव को संक्रमण एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसे सामान्य या अविशिष्ट प्रतिरोधकता या नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इस प्रकार की रोधकता कुछ विशिष्ट संरचनाओं के विकास के कारण होती है, अतः इसे एडेप्टिव या स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, इम्यून रिस्पॉन्स 2 प्रकार का होता है, नॉन स्पेसिफिक या स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो जो पैथोजेंस को या बाह्य रोग कारक का, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, रोग कारक कारण रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को शरीर में प्रवेश ही ना करने दे। जैसे कि त्वचा, ये एक प्रकार है, ये भी उस प्रकार है कि आती है। इस प्रकार से इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर एनिमल के अंदर, हर वर्टिब्रेट में पाई जाती है। इस प्रकार की रोधकता कुछ विशिष्ट संरचनाओं के कारण होती है, इसलिए इसे संरचनाओं के विकास के कारण होती है। ये जो प्रतिरोधकता आती है, ये कुछ विशेष संरचनाओं का विकास हमारे विकास क्रम के दौरान हुआ है, उनके कारण होती है। इसलिए इसको हम अनुकूलित या एडेप्टिव या स्ट्रक्चर, क्योंकि संरचना से संबंधित है, शरीर की संरचना से संबंधित है, इसलिए स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। प्राणियों के देह में बाह्य पदार्थों या सूक्ष्म जीवों का प्रवेश संक्रमण या इंफेक्शन कहलाता है। बॉडी के अंदर अगर कोई बाहरी पैथोजन घुस जाए, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे कोई हो भी, उसको हम कहेंगे संक्रमण या इंफेक्शन। सामान्यतः हम ये शब्द यूज में लेते हैं। ये सूक्ष्मजीव देह में प्रवेश करने के बाद टॉक्सिन्स का स्राव करते हैं, विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं। ये जब हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के जहर या टॉक्सिन्स का सिक्रेशन करती है और हमारी मेटाबॉलिक और विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की देह में रोगजनक टॉक्सिन्स माफ कीजिएगा, अविशिष्ट रोधकता में फेगोसाइटिस, शोध, तापक्रम में वृद्धि, इंटरफेरॉन, लाइसोजाइम का श्रावण, ये सब आता है, जिसके हम आगे स्टडी करेंगे। सूक्ष्म जीवों के देह में प्रवेश करने के बाद होने वाली रोधक क्षमता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है, जिसे इंड्यूस रेजिस्टेंस कहते हैं। वही पिछले वीडियो में बताया था, अगर किसी कारण से सूक्ष्म जीव या पैथोजन कारक हमारी बॉडी में प्रवेश कर गए, पैथोजन मतलब रोग उत्पन्न करने वाले सभी कारक जैसे बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर ये हमारी बॉडी में प्रवेश कर गए तो उसके बाद जो उनको रोकने के लिए क्रियाएं होती है, उनको हम कहते हैं विशिष्ट रोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इंड्यूस रेजिस्टेंस। प्रेरित रोधकता, प्रेरित क्यों? क्योंकि बॉडी में उनके प्रवेश करने के बाद वो हमारी बॉडी को प्रेरित करते हैं कि हम एंटीबॉडीज या इस प्रकार के कुछ केमिकल्स उत्पन्न करें जो उनको नष्ट कर सके, इसलिए हम इसको इंड्यूस रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस प्रकार प्राणी की देह में रोगजनक टॉक्सिन्स या सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के प्रति पाई जाने वाली प्रतिरोधकता इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी में प्रवेश करने के बाद, हमारी बॉडी के प्रवेश करने के बाद या उससे पहले जो उसको पैथोजेंस को रोकने के लिए जितनी भी क्रियाएं पाई जाती है, जितनी भी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, उसको हम रोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पिछले में भी हमने ब्रीफ में आपको समझाया था, अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला हम लेते हैं नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट रोधकता। कुछ अपवादों को छोड़कर देह में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों या बाह्य पदार्थों को परपोषी की अविशिष्ट रोधकता का सामना करना पड़ता है। यद्यपि इस रोधकता का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण या सूक्ष्म नहीं होता। यह रोधकता देह में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोधकों या बैरियर्स के कारण होती है। मतलब कुछ अपवादों को छोड़ के ये मोस्टली जितने भी पैथोजेंस हो, इनको सामना करना पड़ता है। कुछ बैक्टीरिया, वायरस ऐसे होते हैं जिनका इस पर कोई असर नहीं होता। अब इनको हम 4 श्रेणियों में रखते हैं। ये बैरियर्स होते हैं, शरीर की संरचना से जुड़े हुए चीज होती है, जैसे हम 4 बैरियर्स में पिछली बार बताए थे, जनरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर एंड बायोलॉजिकल बैरियर। सामान्य अवरोध, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध और जैविक अवरोध। पहले हम बात करते हैं सामान्य अवरोध। जनरल बैरियर्स क्या होते हैं? सामान्य अवरोध प्रत्यक्ष पोषण, कार्य की, बुखार, आयु, अनुवंशिकी, जाति एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर, रहन सहन प्रकार के होते हैं।
मतलब डायरेक्टली कैसे होते हैं, हम पोषण किस प्रकार का पोषण लेते हैं, हमारी फिजियोलॉजी क्या है, हमें बुखार आता है, बुखार एक प्रकार का इम्यून सिस्टम का पार्ट है, हमारी एज क्या है, हमारी जेनेटिक्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इनडायरेक्ट कैसे, और हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये कारक एक समय परजीवियों की स्थापना में सहायक होते हैं और दूसरी समय ये परपोषियों को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब अगर हम ये परजीवी की स्थापना में भी सहायक होते हैं, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड खराब है, हम गंदा पानी गंदा खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमको इनको हेल्प कर रहे हैं परजीवी को उत्पन्न करने में। दूसरा, परपोषी को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अभी किस प्रकार के होते हैं जनरल बैरियर्स में, पहला हम लेते हैं न्यूट्रिशन या पोषण। सामान्यतः कुपोषण की अवस्था में प्राणी संक्रामक रोगों के प्रति अधिक सुग्राही होता है, विशेषतः छोटे शिशुओं पर यह बात लागू होती है। पोषण, न्यूट्रिशन मतलब हम ढंग का नहीं खाएंगे, हम अच्छा नहीं खाएंगे, हम कमजोर होंगे, हमारे शरीर में भोजन की कमी होगी, हम कमजोर होंगे, तो हम रोगों के प्रति अधिक वल्नरेबल या अधिक सुग्राही होंगे, हमें बीमारियां बड़ी आसानी से लगेगी। जब भी हम डॉक्टर को जाते हैं वो बोलता है फल खाओ, अच्छा खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ, ताकि आपको प्रॉपर विटामिन कार्बोहाइड्रेट मिले। हम कुपोषण मतलब न्यूट्रिएंट फूड किसे कहते हैं, जिसमें बराबर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब हो, उसको हम न्यूट्रिएंट फूड कहते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन या पोषण भी एक जनरल बैरियर से, अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। अगर हम ज्यादा बेहतर खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। यह बात छोटे बच्चों पे अधिक लागू होती है, क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उनको माता का दूध अधिक देना, माता का डॉक्टर बोलता है कि माता को बच्चों को अपने माओ को अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माओ के दूध के अंदर एंटीबॉडी ए पाई जाती है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम शुरू के 5-7 महीने तक डेवलप नहीं होता, इसलिए वो रोगों के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं, उनको रोग आसानी से करते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन एक प्रकार का जनरल बैरियर है। दूसरी कहलाती है अक्यूट फेज रिएक्शन या तीक्ष्ण प्रावस्था क्रिया। यह अवस्था संक्रमण के दौरान परपोषी के रक्त में होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन संबंध होती है। यह परिवर्तन सूक्ष्म जीवों की उग्रता को कम करते हैं और प्राणी को कुछ हद तक रोधकता प्रदान करते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों की संक्रमण क्षमता आयरन की अति उपलब्धता के कारण बढ़ जाती है। जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के समय आयरन उपलब्ध होता है, इससे गायनोकोकस जीवाणु की संक्रमण की संभावना अधिक होती है। मतलब जैसे ही कोई संक्रमण हुआ तो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। वह गुणात्मक परिवर्तन जो आ रहे हैं, गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एक्यूट फेज रिएक्शन। जैसे कि बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आया, हमारे ब्लड के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ब्लड के अंदर कुछ गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, तीक्ष्ण प्रावस्था क्रिया या एक्यूट फेज रिएक्शन। अब इसे उदाहरण के रूप बताया कि अगर ब्लड में हम जानते हैं हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है, अगर आयरन अधिक मात्रा में पाया जाए तो वह रोग का कारण हो सकता है। क्यों? जैसे बताया कि महिलाओं में जब मासिक धर्म होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तब आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गायनोकोकस जीवाणुओं के संक्रमण की संभावनाएं भी अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो ब्लड में चेंजेस आते हैं गुणात्मक मात्रात्मक, उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट फेज रिएक्शन। अब तीसरा आता है बुखार। जो बुखार आता है, हमें ये ध्यान रखिएगा, ये इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। कार्य की दृष्टि से हाइपोथैलेमस में उपस्थित ताप नियमन केंद्र या थर्मोरेगुलेटरी सेंटर में विचलित हो जाने के कारण बुखार आता है। सामान्यतः प्रत्येक सूक्ष्म जीव में बहिर्जात पायरोजन या एक्सोजिनस पायरोजन उपस्थित होते हैं, जो ताप के उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे ग्राम नेगेटिव जीवाणु पे एंडोटॉक्सिन्स, एन एसिटाइल ग्लूकोजेमिन, एन एसिटाइल म्यूमारिक एसिड, या कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन युक्त घुलनशील एंडोटॉक्सिन, एथोजन टॉक्सिन, घुलनशील कार्बन एटसेट्रा एटसेट्रा। होता क्या है कि हमारा जो शरीर का तापक्रम है, हाइपोथैलेमस के अंदर एक जगह पाई जाती है, उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कुछ जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें इस ताप के उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की क्षमता पाई जाती है। अब इन सूक्ष्म जीवों द्वारा तापक्रम में वृद्धि 3 संपूरक पथों द्वारा परपोषी को सुरक्षा प्रदान करती है। अब तापक्रम में बढ़ोतरी से परपोषी को सुरक्षा कैसे प्रदान होती है, ये बता रहा है। ये ल्यूकोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित करता है, जिससे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, तो उससे क्या है, ल्यूकोसाइट कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है, जो इन बाहरी जीवों को नष्ट कर देती है। दूसरा, सूक्ष्म जीव को स्वतंत्र Fe उपलब्ध नहीं होने से इनकी वृद्धि रुक जाती है। तापक्रम बढ़ने से ब्लड में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, आयरन की मात्रा कम होने से इन सूक्ष्म जीवों की
सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी रुक जाती है। यह प्रतिरक्षी तंत्र की विशिष्ट गतिविधियों को प्रेरित करता है। तीसरा, तापक्रम बढ़ने से इम्यून सिस्टम की कुछ विशिष्ट गतिविधियां होती है, जैसे एंटीबॉडी फॉर्मेशन, इनको वो इंड्यूस करता है, जो इन बाहरी पैथोजन कारकों को नष्ट कर देता है। इसलिए तापक्रम बढ़ना, अगर बुखार आता है तो वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, मतलब हमारा शरीर बाहरी, जो हमारे शरीर में बाहरी बैक्टीरिया वायरस घुस गए हैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें बुखार आता है। चौथा कारण है चौथा सामान्य अवरोध आता है एज। ये सिंपल सी बात है, बच्चे और अधिक बूढ़े, अत्यधिक बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो उनको बीमारियां बड़ी आसानी से लेगी। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसके अंदर कुछ ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एज भी एक फैक्टर होता है। युवा लोगों को, जो यंग होते हैं, वह लोग मतलब 18 से लेके 50-55 साल तक की उम्र के लोग, अधिक उनका इम्यून सिस्टम अधिक मजबूत होता है, जो रोगों से लड़ने के लिए अधिक सक्षम होता है। वृद्धावस्था में प्रतिरक्षी तंत्र की प्रणाली कम हो जाती है तथा प्राणी की होम्योस्टेसिस को बनाए रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता है उसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो एज भी एक जनरल बैरियर है जो हमें रोगों से बचाता है। आनुवंशिक कारक बात की जाए, जेनेटिक फैक्टर की बात की जाए, तो भौतिक अवरोध परपोषी के स्राव के साथ मिलकर, सॉरी माफ कीजिएगा, आनुवंशिक कारक सूक्ष्म जीवों परपोषी दोनों के आनुवंशिक कारक प्रतिरोधकता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः एक प्रजाति की संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है, जबकि किसी अन्य प्रजाति में यह रोग संक्रामक रोग नहीं होता। जैसे मनुष्य हॉग कॉलेरा रोग के प्रति सुग्राही नहीं होते। सीधी सी बात है, हर जाति का, हर एनिमल का जेनेटिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो किसी बैक्टीरिया वायरस के प्रति सुग्राही होता है। जैसे कि हम सिंपल सी बात की जाए, जैसे कि पोलियो एक वायरस जनित रोग है। यह सिर्फ इंसानों में और बंदरों को होता है, इसके अलावा किसी दूसरे जानवर को नहीं होता। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस और बंदरों की जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनके लिए पोलियो वायरस से ग्रसित होना बड़ा ईजी होता है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण दिया गया है, ह्यूमंस में हॉग कॉलेरा नहीं होता, जानवरों में हो जाता है, और ह्यूमंस में ये हॉग कॉलेरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस की जेनेटिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यह बैक्टीरिया ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं कर पाता। कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक जाति की, इवन कई बार इंसानों के अंदर भी कईयों का जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कईयों को बीमारी लगती है, कईयों को नहीं लगती है। हम ताजा उदाहरण देख सकते हैं, कोरोना वायरस है, कई लोगों को ये होके भी चला गया, उनको मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि वो कोलेरा वायरस उन पर इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा। और कई लोगों की इस कारण से अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई है। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनका कोरोना वायरस उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा बीमार हुए हैं, कुछ लोग तो बेचारे मर गए। तो ये जेनेटिक संरचना या जेनेटिक फैक्टर भी डिपेंड करता है कि पर जो सामने वाला पैथोजन कारक है वो कितना इफेक्ट करेगा। तो ये सब जनरल बैरियर्स थे। अब हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर्स भौतिक अवरोध परपोषी के स्राव के साथ मिलकर परजीवी के लिए प्रारंभिक सुरक्षा लेखा या प्रोटेक्टिव लाइन का निर्माण करते हैं। भौतिक अवरोध के अंदर कुछ सीक्रेशंस आते हैं, कुछ बॉडी के द्वारा स्राव आते हैं जो हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर देते हैं या प्रोटेक्टिव लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे जैसे त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली। त्वचा एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है और म्यूकस झिल्ली भी एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है जो बाहरी पैथोजन को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता। कैसे? त्वचा का बाहरी स्तर केराटिन युक्त होता है जिसको एंजाइम के द्वारा पाचित नहीं किया जाता। त्वचा का बाहरी स्तर निरंतर निर्मोचन द्वारा उतरता रहता है रेगुलरली, जिससे अगर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस चिपक जाता है तो उतर जाता है। त्वचा अपेक्षाकृत शुष्क होती है जो बैक्टीरिया वायरस के लिए एक एडवर्स कंडीशन प्रोवाइड करती है। त्वचा में उपस्थित माइक्रोबायोटा कई रोगजनक कारकों के विपरीत कार्य करते हैं, वह उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। त्वचा की उपस्थित सीबेसियस ग्रंथि द्वारा स्रावित सीबम त्वचा पर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। त्वचा को निरंतर हम धोते रहते हैं, उससे भी क्या है, ये बैक्टीरिया वायरस निकल जाते हैं। जैसे हम नॉर्मली कह रहे हैं कोरोना के टाइम में कि लगातार आप हाथ धोया कीजिए, तो यह सब फिजिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये तीन तंत्र हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव। इनके अंदर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस झिल्ली। इसमें एक सेल, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल क्या करती है? लगातार म्यूकस का सीक्रेशन करती रहती है, जिससे कि हमारे इनर साइड में म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। यह म्यूकस लेयर भी हमें बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण से बचाने का कार्य करती है।
जैसे इसमें बताया कुछ म्यूकस झिल्लियों में एंटी पैरासिटिक सीक्रेशन उपस्थित होता है, मतलब एंटी पैरासाइटिक सीक्रेशन उपस्थित होता है कुछ म्यूकस झिल्लियों में जो हमें इनसे बचाता है, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस, प्रोस्टेट स्राव के अंदर, जैसे सर्वाइकल म्यूकस, प्रोस्टेट स्राव एवं आंसुओं में लाइसोजाइम उपस्थित होता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से त्वचा और म्यूकस झिल्ली भी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।